जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक हिस्टोरिक क्रॉस रोड पर आकर खड़ा हो गया और एक ऐसा जंक्चर जो हम ये कहें कि सिर्फ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस और रीजनल एयर डोमिनेंस का फ्यूचर आगे जो है वो तय करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक रशिया का जो सुखोई 57 है, जिसको हम सू 57 के नाम से जानते हैं, अब वो जो है इस हाई स्टेक्स कंपटीशन में फ्रंट रनर के तौर पे आगे आ चुका है। और जबकि हम बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रेशर और जो यूएस लेड सिस्टम है और साथ ही इंडिजिनस ऑप्शन, सबका जो अपना अपना यहाँ पर खुद का वेट है। इंडिया का जो एयरफोर्स है, उनके चीफ का कहना है कि 5th जनरेशन जेट का जो एक्विजिशन है टाइम सेंसिटिव है। और जो चाइना की अगर हम बात करते हैं कि चाइना जैसा जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन के साथ जो है एक बड़ा नेटवर्क उनके पास वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ वो है और डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जब डिफेंस जो स्टैब्लिशमेंट है ये बोलता है कि जो नेक्स्ट डिकेड है उसमें एरियल वॉरफेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वॉर स्ट्रेटेजिक को और उन सब चीजों को डिफाइन करने वाला है। तो ये जो सिर्फ बात है ये सिर्फ खाली परचेज की नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पिवट है जिसमें हम भारत को ये देखेंगे कि वो केयरफुली किस तरह से इस कदम को उठा रहा है। तो इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सुखोई 57 को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या सच में जो इंडिया है वो 5th जनरेशन नीड्स को फुलफिल करेगा सुखोई 57? और फिर अगर हम इसकी बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज की और चॉइसेस की, तो क्या जो वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो इंटरऑपरेबिलिटी है, उसके डिमांड्स पर खरे उतरेंगे? देखिए, जैसे सबको मालूम है कि भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो लगातार गिरती जा रही है। आज 29 स्क्वाड्रन्स हमारे पास है। 2005 में हमारे पास 41 स्क्वाड्रन्स थे और आज 2026 में 29 स्क्वाड्रन्स है। हमने 2 स्क्वाड्रन तेजस का ऐड किया, हमने 2 स्क्वाड्रन रफाल का ऐड किया। बट रैपिडली एक तरह से एयरफोर्स को ओवरलुक किया गया मल्टीपल सरकारों ने। और हमारा जो इंडिजिनस तेजस जो LCA-MK1 प्रोग्राम है वो 38 से 40 साल लग गया और आज की डेट में हमने 40 एयरक्राफ्ट जो है LCA तेजस के वो हमने इंडियन एयरफोर्स को दिया है। उसमें भी LCA तेजस MK18 का जो डिलीवरी है वो होने वाला है अप्रैल या मई में। ठीक है। और आप ये देखिए कि अभी भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अप्रूवल शायद मोस्ट लाइकली मिलने वाली है। बस बात चल रही है, जो बात रुकी हुई है टेक ट्रांसफर के ऊपर, क्वांटम ऑफ टेक ट्रांसफर। भारत ने इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट 60% होगा और फ्रांस ने बोला है कि 40 से 50 से ऊपर नहीं देंगे। तो वो जल्दी से जल्दी वो डील फाइनलाइज हो जाएगी। और भारत ने ये तक बोल दिया आपको मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, माइका मिसाइल को भारत के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसी पे देखिए कि ये जो डील है जिसमें 114 एयरक्राफ्ट है, 18 एयरक्राफ्ट लाई अवे कंडीशन से फ्रांस में आएंगे और बाकी जो है भारत के अंदर बनाए जाएंगे, बाकी 96 एयरक्राफ्ट। तो उसको आने में टाइम लगेगा, 2029 से ही आ पाएगा। और हमारा जो एमका का डिजाइनिंग और प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोटोटाइप हमको 2028 से पहले मिलने वाला नहीं है। और LCA तेजस MK2 जो है, MK1 के बाद जो MK2 है उसके ऊपर भी एक तरह से वो भी जो एयरक्राफ्ट है वो 2029 से उसका प्रोडक्शन में आएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स ने LCA तेजस MK1A का ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, 83 और 97 दोनों मिला के 180। उसमें भी 5 जेटी रेडी हुए हैं और GE ने इंजन सप्लाई नहीं किया है। अब भारत की जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब इंडियन एयरफोर्स को समझ में आ गया है कि अब आपको चाइना का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और टर्की का जो कान है उसको कॉम्बैट करने के लिए आपको सुखोई 57 एक्वायर करना पड़ेगा।
और सुखोई 57 जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बताते हैं उसको। और उसके अंदर जो कॉम्पोजिट थ्रस्ट है उसका, और उसका जो हैवी बे है जिसमें हैवी वेपन्स कैरी कर सकते हैं, और उसका जो राडार जो हीट अब्जॉर्बिंग सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है। और ये भी देखिए कि रशिया ने अभी जो अपना इंजन है AL-41 उसको चेंज कर दिया इसके लिए 177S इंजन से। भारत को और भी कंसेशन दिया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम आपको किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे देंगे, आपको S-70 जो उनका अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो भी दे देंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि आपके जो एमका प्रोग्राम है उसको भी डेवलपमेंट में हम आपकी सहायता करेंगे। अंबर जी, इस तरह आप जो रिपोर्ट्स आ रही है इसके अंदर कम से कम 36 एयरक्राफ्ट जो है इंडिया डायरेक्टली रशिया से खरीदेगा, और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट है जो भारत के अंदर बनना चालू होगा, और उसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैक्ट्री है वहां पर बनाया जाएगा। भारत ने सुखोई 30 भी जो है भारत के अंदर ही बनाया है, और नासिक के फैक्ट्री में ही उसको पूरा का पूरा उसको कस्टमाइज किया गया है। अभी टेक्निकल ऑडिट की टीम आई थी रूस से, और वो सुखोई 57E में उन्होंने सर्टिफाई किया कि 50% जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो हम ऑलरेडी जिसमें हमने सुखोई 30 बनाते थे वो सुखोई 57E के लिए यूज हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया कि 29 स्क्वाड्रंस है, 29 स्क्वाड्रंस में भी 260 से 270 एयरक्राफ्ट हमारे इसके सुखोई 30 के हैं, और वो भी समझ लीजिए 30 साल पुराने हैं। आपको ये बता देता हूँ, बाकी जो जैगुआर है, मिराज, और ये जैगुआर मिराज और मिग 29 जो है वो भी 70 और 80 के बीच में बनाए गए, और आगे जाके मिड 2030 में उसको भी रिटायर करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से लाजमी है कि भारत के अंदर अभी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल आएगा, और रफाल का जो अभी न्यूज ये भी आया कि 31 एडिशनल जेट्स जो रफाल के हैं भारतीय सेना वो भी ऑर्डर कर रही है, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर वो भी ऑर्डर कर रहे हैं। अब सुखोई 57 के अंदर भी कम से कम 60 से 65 यूनिट की बात की जा रही है। तो ये देखिए कि जो कैपिटल अलोकेशन है एयरफोर्स को वो बहुत लिमिटेड दिया जाता है। अब इसके अंदर अगर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं एज इट इज फ्रॉम अदर नेशंस, तो क्या हमारा जो तेजस LCA Mk-1 है उसकी प्रोग्राम को हमको फंडिंग मिलेगी? वो डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं उमेश जी एक सवाल भारत के इस कदम को लेकर आपसे करना भी चाह रही थी, वो ये कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया की जो मेक इन इंडिया, हम अगर डिफेंस इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्या 5th जनरेशन जो कैपेबिलिटी है वो उसको डोमेस्टिकली इवॉल्व कर पाएगी, और साथ ही साथ या हम ये कहें कि फिर से एक इम्पोर्टेड जो सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, और इस जो डिपेंडेंस है उसके जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, हमने अपना तेजस ऑलरेडी 40 साल परस्यू कर लिया है। हमने उसमें कावेरी इंजन की भी बात बहुत बार की है, और हमने बार बार टाइमलाइंस बताया LCA तेजस में ये है, पर LCA तेजस में मिसहैप्स होते रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसके ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण उसको हानि पहुंची है, और वो रिपेयर हो सकता है। बट अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत ही सीरियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अल्टीमेटम दिए कि आप अपना जो स्केड्यूल है वो बताइए। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि अमेरिकन इंजन के भरोसे अगर वो रहे तो उनको प्रॉब्लम होता रहेगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स क्या बोल रही है, हमें आप सुखोई 57 रशिया से डायरेक्टली परचेस करके दे दीजिए। आपने जो ये प्रोग्राम बनाया है, अपने जो 100 पीसेस है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है वो कंप्लीट फेलियर जा चुके हैं। आप इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया नहीं चल सकता। इंडिया के अंदर कोलैबोरेशन एंड देन कस्टमाइजेशन इन इंडिया वो मॉडल चल रहा है। ब्रह्मोस में भी वही हुआ है देखिए। तो ये एक तरह से क्लियर कट जो है इंडियन एयरफोर्स इज नाउ कॉलिंग द शॉट्स, और इमरजेंसी ऐसी हो गई है कि तेजस, ये मेरा मानना है, गवर्नमेंट का नहीं है, तेजस LCA Mk-1A और 1-2 का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर फंडिंग शायद कम हो जाएगी,
क्योंकि डिलीवरीज नहीं हो रही है, और डिलीवरीज नहीं होने से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम कर होने से देश की सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम चलता जा रहा है। जबकि हमारे दोनों एडवर्सरी के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है, चाइना और पाकिस्तान के पास, और अगर पाकिस्तान के पास नहीं भी पहुंचा तो टर्की उसको पहुंचा देगा उनके पास। तो ये चीज बोल रहा हूं कि अब इंडियन एयरफोर्स अपनी चॉइस रख रही है कि हमें आप रफाल लीजिए, अभी आप हमें सुखोई 57 दीजिए, आपका जो तेजस है आपको जब बनाना है बना के आप हमको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इट मीट्स आवर स्टैंडर्ड्स। तो ये मेरा ये दृष्टिकोण है कि तेजस के अंदर बहुत सारे बग्स हैं, जिस हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्लेम करती है वैसा नहीं हो रहा है। और ये मेरा विचार है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। अगर प्राइवेटाइज नहीं भी करते हैं तो वहां पर मिलिट्री जनरल्स को लाके बैठा दीजिए, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको टाइम बाउंड डिलीवरी सॉल्यूशंस देने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। जी, अच्छा उमेश जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कि जब चाइना जो है वो अपनी J-20s और जो नेक्स्ट जेन जो SW प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इतने रैपिडली जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है, तो ऐसे में जो भारतीय वायुसेना की हम बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की, उनका ये जो डिसीजन है उसको हम ये कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है। अब जो कैपेबिलिटी गैप है उसको एकदम से मतलब क्लोज करने की एकदम अर्जेंसी सिग्नल मिल रहा है हमें कि इसको फटाफट करो, क्योंकि आस पास में हम जिस तरह की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। देखिए, कॉम्बैट रोल में तो वायुसेना को अपने एसेट्स की समीक्षा करनी पड़ेगी। वॉर गेम्स चलता रहता है, वॉर सिमुलेशन चलता रहता है, रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगे, बेस सिस्टम्स क्या होना चाहिए, वेपन सिस्टम्स क्या होना चाहिए, सारी जो ऑपरेशनल चीजें हैं अंडर वेरियस कंडीशंस, उसका प्री वॉर सिमुलेशन हो रहा है। और अर्जेंसी इसी में बताई जा रही है कि अभी बातचीत से नहीं, डिलीवरेबल रिजल्ट्स की जरूरत है। क्लियर कट ये जो है इंडियन एयरफोर्स ने बोल दिया है। और अभी 2-3 दिन पहले सीडीएस चौहान भी जाके मिलके आए थे, और वहां पर आप ये देख लीजिए कि उन्होंने भी कोई डेडलाइन दी है उनको। तो अब देखने वाली बात है कि एचएएल जो है, जो भारत का जो बताते हैं कि महारत्न है, और उसका क्या वो अडेप्ट कर पाएगी, क्या वो वही पुराना बाबूडम में रहेगी, हमें नहीं मालूम। बट जिस हिसाब से खबर आ रही है, वी डेफिनेटली फील इट इज अ राइट टाइम फॉर अस टू प्राइवेटाइज एचएएल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इससे देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, देश की सुरक्षा के लिए कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई इंटरनल सैबोटाज, पॉसिबल इंटरनल सैबोटाज अगर हो रहा है उसको भी एक तरह से हम नकेल कस पाएंगे। बताइए, आप जहां से क्लियर होता समझ में आ रहा है कि भारत सुखोई 57 लेने वाला है, क्योंकि हम इतने लंबे समय से इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि आई थिंक थक गए, व्यूअर्स भी हमारे सुन के थक गए होंगे, लेकिन फाइनली अब एक क्लैरिटी की ओर ये मुद्दा जा रहा है। तो क्या अब जबकि भारत और हम अगर अमेरिका की बात करते हैं उनके बीच में संबंध बेहतर हैं, तो जो ये चॉइस है भारत की, क्या उससे जो यूएस और अलाइज हैं उनकी तरफ से जो एडवांस प्लेटफॉर्म जैसे F-35 की हम बात करते हैं वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो क्या कोई जो मतलब इस तरह का कोई फ्यूचर में कोई जो भारत की चॉइस है रशिया सेंट्रिक, उससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, F-35 को वापस ऑफर किया गया भारत को, और भारत ने कैटेगोरिकली उसको मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो अस्त्र मिसाइल है, रुद्रा मिसाइल है, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यूएस कभी मानेगा नहीं, सोर्स कोड छोड़िए, कुछ भी कोड नहीं देने वाला। तो ये भी बात है, और ऑपरेशनल सॉवरेनिटी भी रहने वाली नहीं है। अमेरिका चाहे तो इन इंजन्स को, इन फाइटर इंजन्स को दूर से ही लॉक कर सकता है, रिमोटली डीएक्टिवेट कर सकता है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा उनका जो एयरक्राफ्ट, जो कंट्रीज F-35 को ऑपरेट करते हैं। ये मेरा मानना है। और ये चीज़ है कि रफाल और सुखोई 57 विल बी द मेन स्टे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तेजस LCA MK2 के ऊपर मुझे फिलहाल, MK1 और MK2 के ऊपर मुझे फिलहाल कोई भी एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि दुबई एयर शो के बाद वापस क्रैशिंग हो रही है, ये एक तरह से मैटर ऑफ कंसर्न है। इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि इज इट एन इंटरनल सैबोटाज, ये देखने वाली बात है।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा उमेश जी। और अगर हम इंडिया के एयरोस्पेस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ये उसका फ्यूचर डिफाइन करने वाला है, अगर हम इस मुद्दे की बात करते हैं। और भारत जो है एक डिफाइनिंग फेज़ से गुज़र रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ़ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ते हैं सेंसर फ्यूज़न और पूरे सेंसर फ्यूज़न का इम्पैक्ट नेटवर्क कहना चाहिए, लो ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोफाइल्स और एडवांस एवियोनिक्स और साथ ही डेटा सेंट्रिक जो वॉरफेयर पैराडाइम्स है, वो। और सुखोई 57 का जो फ्रंट रनर स्टेटस है, वो फिलहाल एक स्ट्रेटेजिक ट्रेंड की जो है ओर जाता हुआ नज़र आता है और उसको हाइलाइट करता है। और इंडिया की जो अपने ऑपरेशनल रेडीनेस है और जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है, उसको बूस्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर समझ में आती है और भारतीय वायुसेना उस चीज़ को समझ रही है। लेकिन असली फैसला ये है कि क्या हम जो लॉन्ग टर्म जो कोलैबोरेटिव इनोवेशन है और साथ ही इंडिजिनस हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है, उसको हम एम्पावर कर पाएँगे इस सब से, या फिर हम कहीं एक इम्पोर्टेड जो पावर्स है उस पर तो रिलाई नहीं करेंगे। तो ख़ैर भारतीय सरकार है, सब सोच समझ कर उस पर काम कर रही है, लेकिन सवाल का जवाब आने वाले जो डिसीजंस हैं और जो पार्टनरशिप है, उसके रूप में हमें मिल जाएगा कि भारत का जो डिसीजन ये है, सिर्फ़ वो इंडिया ने अपने एयरोस्पेस एम्बिशंस को लेकर नहीं, बल्कि जो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी का जो लैंडस्केप है, उसको लेकर भी हमें समझ में आएगा कि उसको किस तरह से रिडिफाइन करने वाला है। उमेश, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।